बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टर्म टेस्ट 2 की डिस्कशन मेरी तरफ ड्यू थी और क्लासेस में और ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं हो सकी। मैं इसकी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि तमाम MCQs टर्म टेस्ट के मैं एक ही दफ़ा आपके साथ शेयर कर सकूँ। जी मेरे दोस्तों, पहला जो हमारा MCQ है, ऊपर कीजिए ज़रा प्लीज़ स्लाइड। जी, क्वेश्चन नंबर 1, टास्क ऑफ बुक कीपिंग इज़ टू। बुक कीपिंग क्यों करते हैं? अपनी तमाम ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी। बुक कीपिंग मैनेजमेंट को डिटेल्ड एनालिसिस कॉस्ट के नहीं देती। बुक कीपिंग डिटेल्ड एनालिसिस मैनेजमेंट को नहीं प्रोवाइड करती। फाइनेंशियल रिजल्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन के बुक कीपिंग से नहीं मिलते, वो अकाउंटिंग से मिलते हैं। प्रॉफिट बुक कीपिंग से नहीं आता। बुक कीपिंग तो जर्नल और लेजर की रिकॉर्डिंग है। लेजर तक की स्टोरी को बुक कीपिंग कहते हैं, जबकि प्रॉफिट इससे आगे की स्टोरी है। तो राइट ऑप्शन क्या है? तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ अकाउंट में। MCQ नंबर 2, A business had following information during the year ended 31st December. Cost of machine 1st January 2018 को है। पार्ट रिप्लेस्ड कॉस्टिंग, हमने क्या कहा था? कोई भी पार्ट रिप्लेस किया जाता है तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। मेजर रिपेयर ऑन मशीन, ये भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगी या नहीं, आप बताएं। क्या कहा था? रिपेयर हो और वो 5 में से कोई एक नतीजा दे, फिर वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। यहाँ से मेजर रिपेयर लिखा है, कोई नतीजा या कोई रिजल्ट नहीं है, तो इसे सिंपली क्या करना था? इग्नोर करना था। एक्सपेंस इनकर्ड विद इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ आउटपुट फ्रॉम मशीन, ऐसा एक्सपेंस इनकर करना जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट को इम्प्रूव कर दे, ये हमेशा एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। मशीन रिटर्न टू सप्लायर, ये मशीन रिटर्न टू सप्लायर है तो अकाउंट पेएबल फॉर मशीन डेबिट हो जाएगा और मशीन क्रेडिट हो जाएगी। मशीन टेकन अवे बाय बिजनेस ओनर, ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगी और मशीन क्रेडिट हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ मशीन बैलेंस एज ऑन 31st दिसंबर, 2000 में 200 जमा करें, 2250 जमा करें, 2250 और 30 माइनस करें तो 2220। राइट ऑप्शन इज ए अल्फा। नेक्स्ट मूव करते हैं। जी मेरे दोस्तों, 13 जून 2020 जमशेद हैज फॉलोइंग ओपनिंग ट्रायल बैलेंस। ओपनिंग ट्रायल बैलेंस बेटा अगर है तो मशीन एसेट है, इन्वेंट्री कल क्लोजिंग था, आज ओपनिंग एसेट है, ट्रेड रसीवेबल एसेट है, एडवांस फ्रॉम रसीवेबल लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, एडवांस टू सप्लायर मेरा एसेट है, पेटी कैश मेरा एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है, ड्यू टू सप्लायर मेरी लायबिलिटी है। कैपिटल ऑन 30 जून 2020 विल बी, बड़ी सिंपल सी बात है, हमें पता है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो फिर कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। मैंने लिख दिया है कि ये एसेट्स हैं और ये लायबिलिटीज हैं। चेक कर ले, मैंने कोई फिगर गलत लिखी हो तो आप मुझे बताएं प्लीज।
एसेट्स का सम कितना आ रहा है? 14,320 और लाइबिलिटीज का सम, 3 लाइबिलिटीज हैं, 1 2 3, 1625 माइनस कीजिए प्लीज। 12695। एज यूजुअल मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट मेरे साथ है और किसी हद तक मेरे बर्डन को मेरे साथ शेयर कर रहा है। इसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक अहमद को खूब कामयाबी अता फरमाए, जैसे ये उस्ताद के लिए स्पोर्ट का सबब बन रहा है। तो राइट ऑप्शन इज बी, 12695। जी मेरे दोस्तों, इसके बाद देखते हैं MCQ नंबर 4। MCQ नंबर 4, अ बिजनेस हैज इनकर्ड फॉलोइंग कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। मशीन बॉट की है, एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। ट्रांसपोर्टेशन फॉर मशीन एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी। साइट प्रेपरेशन एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी। नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस यानी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं। ओवरहॉलिंग एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस इग्नोर होते हैं। सब्सटेंशियल रिपेयर हो, मेजर रिपेयर हो, इसका कोई ताल्लुक नहीं है जब तक 5 में से कोई एक नतीजा ना आए, इग्नोर होंगे। वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर, वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर ये एक एक्सपेंस है बच्चों, ये एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होता। अब वो पूछ क्या रहे? ऑपरेटिंग लॉस बिफोर एडजस्टमेंट्स 84,500। इसका मतलब ये एक्सपेंस था, लेस फ्रॉम जीपी होगा, ये एक्सपेंस है लेस फ्रॉम जीपी होगा, ये एक्सपेंस है लेस फ्रॉम जीपी होगा, क्योंकि जो आइटम एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगी वो हमारे प्रॉफिट में से लेस होगी, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। 84,500 हमारा प्रॉफिट है और अबव एडजस्टमेंट के बगैर हैं। ये 4 चीज़ें एक्सपेंस नहीं हैं, ये तो बैलेंस शीट की आइटम बनेंगी। इन 3 को हम लेस करेंगे क्योंकि ये 3 हमारे एक्सपेंसेस हैं। जी मेरे दोस्तों, आंसर बताएं। जी ये 84,500 भी माइनस लॉस है, ये भी माइनस कर दें। ये देखिए भाई, ऑपरेटिंग लॉस, ऑपरेटिंग लॉस का मतलब माइनस है। इन माइनस में ये सारे -7 हैं, ये सारे प्लस होकर कितना लॉस बन जाएगा? 89800। इसलिए ब्रैकेट लगी हुई है क्योंकि क्या है? लॉस है। और अगर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट होता, लॉस ना होता, तो भी 84,500 को पॉजिटिव रखते, बाकी को माइनस करते। लॉस में मजीद एक्सपेंसेस अगर शो करेंगे तो लॉस इंक्रीज हो जाएगा। दिस वाज MCQ नंबर 4। जी मेरे बच्चों, MCQ नंबर 5। काफ़ी इंतज़ार के बाद ये वीडियो दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लासेस के लोड की वजह से मैं आपको ये वीडियो नहीं दे सका। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले टेस्ट की वीडियोस आपको रेडीली अवेलेबल होती रहेंगी। जी मेरे दोस्तों, MCQ नंबर, इफ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड द एसेट्स डिक्रीज बाय, यानी एसेट्स कम हुए हैं, एंड ऑनर्स इक्विटी आल्सो डिक्रीज्ड बाय 12,000। अब देखिएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स 12,000 से डाउन हुए हैं, एसेट्स 12,000 से डाउन हुए और कैपिटल भी 12,000 से डाउन हुआ। अब लायबिलिटी में क्या चेंज आए कि ये बराबर हो जाए? लायबिलिटी में क्या चेंज आए कि ये बराबर हो जाए? अब गौर से देखिएगा, -12,000 -12,000 ये तो बराबर है,
तो अगर लाइबिलिटी में नो चेंज हो, जीरो चेंज हो, फिर भी ये क्या रहेंगे, क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। वो कहता है इंक्रीज बाय 12,000, भाई अगर 12,000 से इंक्रीज करूंगा तो +12 ये जीरो हो जाएगा, इक्वेशन बराबर नहीं होगी। 24,000 से इंक्रीज करूंगा तो +12,000 आएगा, दूसरी तरफ -12,000 है। डिक्रीज बाय 12,000 करूंगा, ये -24,000 हो जाएगा, फिर भी इक्वेशन मैच नहीं होगी, मुझे यहां जीरो रखना पड़ेगा, फिर इक्वेशन मैच होगी, यानी नन ऑफ दिस। MCQ नंबर 6, employees need information about the financial stability and profitability of their employer। ये आपको नजर आएगा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बुकलेट में। जब हम एम्प्लॉयज को डिस्कस करते हैं तो बुक में लिखा हुआ है एम्प्लॉयज नीड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल, बोलिए, स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर एम्प्लॉयर। नेक्स्ट नंबर 7, इन्वेस्टर्स नीड इंफॉर्मेशन टू असेस वेदर टू, जी जाएं बुक में देखें जरा क्या लिखा हुआ है। जी बच्चों देख ली बुक। इन्वेस्टर्स नीड इंफॉर्मेशन टू असेस वेदर टू बाय, होल्ड और सेल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। ये 3 पॉइंट्स हैं बेटा जो आपने ICAP की बुक रीडिंग से लेने हैं, और ICAP की बुक टोटली हमें रीड करनी पड़ेगी उन पॉइंट्स पर जहां कोई MCQ बन सकता है। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंक्रीज इन एसेट्स गिव इज इनकरेक्ट है बेटा, क्या है, इनकरेक्ट, गलत। इंक्रीज इन एसेट गिव राइज टू इनकम, ये तो सही बात है और हमने तो गलत ढूंढना है। डिक्रीज इन लायबिलिटी गिव राइज टू इनकम, ये भी ठीक बात है। इंक्रीज इन सेल्स गिव राइज टू इनकम, ये भी सही बात है। इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर गिव राइज टू इनकम, जी नहीं, हमने जब बुक रीड की थी तो हमने कहा था ऑनर से आने वाला कोई भी कंट्रीब्यूशन वो इनकम का पार्ट नहीं बनता। तो इसमें से जो गलत चीज़ थी वो ढूंढनी थी, और डेल्टा इज द रॉन्ग वन स्टेटमेंट। लेकिन हमारा आंसर इस पे ठीक होगा क्योंकि हमने इनकरेक्ट को टिक करना है। नेक्स्ट चलें, MCQ नंबर 9, कॉन्ट्रा एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन फॉलोइंग वाउचर। ये मैंने आपको बुक से रीड करवाया था, कौन सा वाउचर होगा, जर्नल वाउचर। जी मेरे दोस्तों नेक्स्ट आ जाएं, MCQ नंबर 10, ध्यान से सुनिएगा। अ कंपनी हैज परचेज सम गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 1800 नेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब ये ग्रॉस वैल्यू है और इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो चुकी है। Supplier offered 5% for payment within 20 days and prompt discount received the same within 10 days। 10 दिनों में 5% की डिस्काउंट ऑफर है, अगर 20 दिन में पेमेंट करूंगा, और हमने डिस्काउंट रिसीव्ड कर ली कितने दिनों में पैसे देके, 10 दिनों में पैसे देके। Purchase return for the period was 500 and company has the policy of maintaining a stock level। Maintaining a stock level throughout the year का मतलब है कि ओपनिंग स्टॉक भी 550 है और क्लोजिंग स्टॉक भी 550 है। Sales for the period was 10,000 list price and a trade discount of ₹500 was given to customer। हमने सेल की 10,000 की, उस पर 500 की ट्रेड डिस्काउंट है, तो फिर इसका मतलब है कि हमारी ग्रॉस सेल्स जो हैं वो कितने की हैं, वो 9,500 की हैं। अब क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड। हमने बताया था बच्चों सेल्स कितनी आ रही हैं,
9500, ठीक है। लेस क्या करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक 550, एड परचेजेस, कितनी है परचेजेस 1800। याद होगा कि डिस्काउंट रिसीव्ड अगर करेंगे तो वो परचेज में से लेस होगी। अब जरा बताएं डिस्काउंट कितनी रिसीव किया आपने, 1800 का 5% आपने डिस्काउंट रिसीव किया है, जो परचेजेस को क्रेडिट करेगा, यानी परचेजेस में से लेस होगा कितना 90, और फिर आपने क्लोजिंग स्टॉक 550 का भी लेस करना है, बाकी बचेगा परचेज रिटर्न भी है, लेस परचेज रिटर्न कितनी है जी, परचेज रिटर्न 500 की, ये भी लेस कर दीजिए। अब बताएं कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी बनी, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स 1210 कॉस्ट ऑफ सेल्स है। अब बताएं जीपी 8290, ये मेरा क्या है जीपी, ये मेरा क्या है जीपी 8290। जी मेरे दोस्तों, नंबर 11 ध्यान से देखना है। Aslam runs a business of purchase and sale of vehicles during a particular period following transactions took place. Sales to C net of trade discount of 20%. इसका मतलब सेल्स जो मैंने C को की हैं वो कितनी है, बोले 12,000। जो मैंने D को की है उसकी लिस्ट प्राइस है 2500 और ट्रेड डिस्काउंट है 10%। तो यहां अगर मैंने ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करनी हो तो 2500 का 10% कितना बना 250। 2500 है लिस्ट प्राइस, माइनस है 250, बाकी बचा 2250। अब ये 2250 मैंने किसे सेल की है, ये मैंने डी को की है 2250। आउट ऑफ गुड्स सप्लाइड टू सी 5% वर रिजेक्टेड, और हमने कहा था रिजेक्टेड जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं होता। इसका मतलब 12,000 नहीं है, असल में सी 12,000 में से 5% लेस होकर रिकॉर्ड होगा। 12,000 का जब 5% लूंगा तो वो बनेगा 600, और मैं सेल्स रिकॉर्ड करूंगा 12,000 माइनस 600, बाकी बचेगा 11,400। 11,400। Due to some mistake, 10% of the goods supplied to D were wrong specification and returned to business from customer. इसका मतलब सेल्स रिटर्न हुई हैं किससे जी, डी से। कितनी 10%, वो कितनी बनी 225। कितनी बनी 225। अब अगर मैं नेट सेल्स देखूं तो कोई सेल्स रिटर्न इसकी तो नहीं है, ये आ गई 11,400 और ये आ गई 225। टोटल कर दीजिए प्लीज, इन दोनों को टोटल कर दें 13,425। ये मेरी क्या है, ये मेरी नेट सेल्स हैं जो इनकम स्टेटमेंट में जानी चाहिए। जी मेरे दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, आपके एमसीक्यूज, आपकी क्यूरीज रिजॉल्व हो रही होंगी। ध्यान से अपने टर्म टेस्ट को सामने रखते हुए इन चीजों को टिक कीजिए, शाबाश। जी मेरे दोस्तों, एमसीक्यू नंबर 12, ईच परचेज रिटर्न इज पोस्टेड। जी भाई, क्या वर्ड है ईच, तो एक परचेज रिटर्न कहां जाती है जी भाई, क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, लेकिन ये क्रेडिटर एक होगा और डेबिट साइड पे ऑन डेबिट साइड ऑफ रेलिवेंट
सप्लायर अकाउंट, सी इज द राइट ऑप्शन। जी बच्चों नेक्स्ट देखिए, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में ये चीजें मैं सिखा चुका हूं मेरे दोस्तों। इफ कस्टमर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू पे अर्ली, रिकॉर्डिंग शुड बी, जी बच्चों लिस्ट प्राइस जी नहीं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करनी थी, नेट अमाउंट जी नहीं, ये तो पेमेंट के वक्त फिगर होती है। लेस कैश डिस्काउंट जी नहीं, जब वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा मैं जल्दी पैसे दूंगा, तो इसका मतलब है इफ कस्टमर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू पे अर्ली, रिकॉर्डिंग शुड बी फुल अमाउंट। और जहन में रखिएगा कस्टमर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब वो तो अपने लिए क्या समझ रहा है, परचेज समझ रहा है। और जब कभी परचेजर अर्ली पेमेंट डिस्काउंट नहीं समझ रहा होता तो हमेशा वो किस पे बुक करेगा, फुल अमाउंट पे, ग्रॉस वैल्यू पे। फुल अमाउंट यहां क्या मीनिंग दे रही है, ग्रॉस वैल्यू। और ये केस सेल्स का नहीं है, ध्यान से देखें ये केस किसका है, ये परचेज का है। इफ कस्टमर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू पे अर्ली, तो भाई वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तो उसने देखना है। और वो कौन है, अगर मैं सेलर हूं तो वो बायर है, तो वो अपनी परचेज को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा, ग्रोस वैल्यू पर। जमशेद एंड कंपनी परचेज गुड्स कॉस्टिंग 10,000 ऑन क्रेडिट विद ऑफर ऑफ गेटिंग 10% प्रॉम्प्ट डिस्काउंट ऑन पेमेंट विद इन 15 days and availed the discount after payment through checks। फुल स्टॉप लगाएं, क्वेश्चन मार्क नहीं। जमशेद ने गुड्स खरीदी हैं 10,000 की और 10% उसे डिस्काउंट मिलनी थी और उसने ये डिस्काउंट अवेल की है, तो इसका मतलब 10,000 का 10% उसकी डिस्काउंट रिसीव्ड है 1,000। ये उसकी ग्रॉस वैल्यू थी, ये डिस्काउंट है, उसने नेट पेमेंट की होगी 9,000। Some goods costing 1800 were returned and goods of 600 were taken by the owner। इसका मतलब है ये जो उसने परचेज की हैं इनमें से अभी कुछ एडजस्टमेंट होना बाकी है। देखिएगा जरा, जब उसने गुड्स खरीदी होंगी तो परचेज डेबिट की होगी, क्रेडिटर क्रेडिट किया होगा 10,000 पर। जब उसने 1800 की गुड्स वापस कर दी तो क्रेडिटर को डेबिट कर दिया होगा, परचेज रिटर्न को उसने क्रेडिट किया होगा। कितने से जी, 1800 से। 600 की गुड्स चली गई तो ड्राइंग्स क्या हो गई, डेबिट हो गई, और परचेजेस क्या हो गई, क्रेडिट हो गई 600 से। What net purchases should appear in statement of comprehensive income? ये परचेज डेबिट हो रही है, ये क्रेडिट हो रही है, ये क्रेडिट हो रही है, क्योंकि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो परचेजेस में से ये भी माइनस करेंगे, ये भी माइनस करेंगे, तो 10,000 माइनस 1800 माइनस 600। जी दोस्तों, जी कितना बना, दोबारा चेक कर लें, 2400, 7600 आना चाहिए। सर 1000 में भी तो माइनस हो चुका ना, ट्रेड डिस्काउंट वाला 9,000 में से वैल्यूज माइनस होनी है, 10% डिस्काउंट। जी नहीं बच्चों, जमशेद एंड कंपनी परचेज गुड्स कॉस्टिंग 10,000 ऑन क्रेडिट विद ऑफर ऑफ गेटिंग 10% प्रॉम्प्ट डिस्काउंट ऑन पेमेंट, तो इसका मतलब क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। अब जरा एक और पॉइंट देख लीजिए, इस डिस्काउंट की वजह से क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन बच्चों यहां पर थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। जब हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे होंगे तो वो 10,000 पे स्टैंड नहीं कर रहा होगा, 1800 माइनस हो चुके होंगे। ये देखिएगा, जब क्रेडिटर का अकाउंट बनाऊंगा, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें, परचेजेस डेबिट करूंगा, क्रेडिटर क्रेडिट करूंगा, कितने से, 10,000 से।
जब परचेज रिटर्न करूंगा तो क्रेडिटर को डेबिट करूंगा, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करूंगा कितने से? जी नहीं बच्चों, चीजें वापस जो चली गई हैं उसके बाद की स्टोरी होगी। ये अजम्पशन लेना कि मैंने चीजें बाद में वापस की हैं तो ये तो फिर हमने फाउल कर दिया। पहले उससे डिस्काउंट रिसीव्ड ले लिया, बाद में उसे रिटर्न कर दी। तो सही सॉल्यूशन ऐसे बनेगा, देख लीजिएगा। अब क्रेडिटर का बैलेंस सीडी कितना बनेगा? 8200। अब इस 8200 पे मुझे कितनी डिस्काउंट मिलेगी? बोले 1%। 10% है, 10% कितनी मिलेगी? 8200 का ये मिलेगी 10%, 820। कितनी मिलेगी? 820। तो क्रेडिटर डेबिट होगा, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगी 820 से। अब याद करें, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ये डेबिट, ये क्रेडिट और याद होगा मैंने सिखाया था कि यहां परचेजेस भी क्या होंगी? क्रेडिट होंगी, या डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा या परचेजेस। और आई कैप के एमसीक्यूज में परचेजेस क्रेडिट होंगी, इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए ये लेस होंगी। अब जो हमारी फिगर होगी परचेजेस की वो होगी 10,000 माइनस 1800 माइनस 600 माइनस 820। बोले भाई? 6780। बच्चों यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, आप ज़रा ठीक कर लीजिए, ये फिगर नहीं है 6780। हमारा छोटू भी परेशान हो रहा है कि हमने गलत की लगा दी। बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें होती रहती हैं। जो खेलते हैं गलती भी वही करते हैं, जो स्विमिंग करते हैं डूबते वही हैं, जो ड्राइविंग करते हैं एक्सीडेंट उन्हीं का होता है। इसी तरह जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं गलती भी उन्हीं से होती है। जैसे हमारे हसन अली ने T20 के सेमीफाइनल में कैच ड्रॉप किया क्योंकि वो खिलाड़ी था, और कैच भी खिलाड़ी ही ड्रॉप करते हैं और रन आउट भी खिलाड़ी ही करते हैं। तो ये प्लस माइनस चलता रहता है लाइफ में। 6780 इज़ द राइट वन। ठीक है बच्चों? जी मेरे दोस्तों, MCQ नंबर 15, a business maintain running balance account system following transactions are appearing in machine account। मशीन अकाउंट का हमने रनिंग बैलेंस सिस्टम बनाया है जो कहता है हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने अपडेट करना है। बैलेंस BD है क्योंकि मशीन है, तो ये डेबिट ओपनिंग है। 4000 से मशीन चली गई तो बाकी हमारे पास आया है जी 4000 डेबिट हुआ तो 24,000 डेबिट, फिर 3000 डेबिट हुआ तो 27,000 डेबिट, फिर 1200 क्रेडिट हुआ 25,800 डेबिट, फिर 600 डेबिट हुआ 26,400 डेबिट, फिर 850 क्रेडिट हुआ 25,550 डेबिट। राइट ऑप्शन इज ए। ओके है जी? शाबाश, ओके है जी। मेरे दोस्तों, जब कभी तुम्हें कोई प्यार से बुलाएगा तुम्हें अपना सर अंसारी याद आएगा और तुम्हें अपना राइज भी याद आएगा, और हमें आप याद आओगे क्योंकि आप हमारे दिल के टुकड़े हो। चलो भाई, हर क्लास का हेलीकॉप्टर जो है वो ये वीडियो देख रहा होगा। हेलीकॉप्टर तुमने रेडी रहना है क्योंकि तुम्हें किसी वक्त भी फ्लाइट लेनी पड़ सकती है। अ कंपनी हैविंग गुड्स कॉस्टिंग 4000 आर प्राइस टू कस्टमर विद अ 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। कॉस्ट कितनी है? 4000। प्रॉफिट 20% है किस पर? सेलिंग प्राइस पर। एक है कॉस्ट, एक है प्रॉफिट और एक है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट है 4000, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर है तो सेलिंग प्राइस है 100, प्रॉफिट है 20, कॉस्ट है 80।
What will be the selling price and profit figure on above goods? हमें 80 गिवन है तो 80 is equal to 4000, 1 is equal to 4000 over 80. We want to reach at 100. 4000 over 80 into 100, it will be equal to 5000. And if I go towards the profit, 80 equal to 4000, 1 equal to 4000 over 80, I want to reach at 20. 20 is equal to 4000 over 80 into 20. Answer 1000. तो फिर बच्चों सेलिंग प्राइस बनी 5000, प्रॉफिट बना 1000. राइट ऑप्शन इज बी. ठीक है, आगे देखते हैं. जी बच्चों, a company purchased some goods costing 8000 from a supplier and paid rupee 2000 immediately and balance will be paid in 2 months time. गुड्स खरीदी हैं तो परचेजेस को डेबिट करूंगा कितने से? 8000 से. कैश को क्रेडिट करूंगा 2000 से और क्रेडिटर को क्रेडिट करूंगा 6000 से. On next day, some furniture item also has been purchased costing 10,000 on credit. फर्नीचर को डेबिट करूंगा और अकाउंट पेएबल फॉर फर्नीचर क्रेडिट होगा. इतना पोर्शन कैश बुक में जाएगा और ये वाला पोर्शन परचेज डे बुक में जाएगा. इसने जनरल जर्नल में जाना है. गुड्स कॉस्टिंग 400 वर रिटर्न टू क्रेडिटर. वेरी सिंपल, क्रेडिटर को डेबिट करना है, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना है. इसने परचेज रिटर्न डे बुक में जाना है. एंड 20% फर्नीचर वाज रिटर्न. कितने का लिया था? फर्नीचर कितने का लिया था? 10,000 का. इसका मतलब 10,000 का फर्नीचर वापस किया तो अकाउंट पेएबल फॉर फर्नीचर डेबिट कर दूंगा 20% यानी 2000 से और फर्नीचर को क्रेडिट कर दूंगा 2000 से. ये भी जनरल जर्नल में जाएगा. इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री अबव ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड? वेरी सिंपल, परचेज डे बुक में 6000 होगा, ये मैंने लिख दिया. कैश बुक में 2000 क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है. परचेज रिटर्न डे बुक में 400 की फिगर जाएगी, ये आ गया. और जनरल जर्नल में 10,000 ये है, 2000 ये है, दोनों नेट होंगे तो 8000 आएगा. अ वेरी गुड MCQ एज फार एज बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री इज कंसर्न. कॉपी कीजिए प्लीज. नंबर 18 दोस्तों, a sole trader provides the following information: fixed asset, current asset, current liabilities. Drawing for the year were this. What was the net profit? ध्यान से सुने. नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं गिवन है. ये दोनों एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटीज है. अगर इन्हें मैं नेट करूंगा तो मेरे पास कैपिटल आएगा. 60 और 15 75 में से 12 चले जाएंगे तो 63,000 का ओपनिंग कैपिटल है. 70 और 18 88, 88 में से 14 चले जाएंगे तो 74 क्लोजिंग कैपिटल है. बोर्ड पे देखिए. अगर मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊं तो बैलेंस बीडी कितना होगा जी? 63,000. बैलेंस सीडी कितना होगा? 74,000. ड्राइंग इधर आएंगी 10,000 से. अगर मैं इनको टोटल करूं तो 84 है, उसमें से 63 माइनस करूं तो बाकी बचा 21,000. ये मेरा प्रॉफिट है. ये मेरा प्रॉफिट है. कितना? 21,000. राइट ऑप्शन इज सी. राइट ऑप्शन इज सी.
जी मेरे दोस्तों, आगे मूव करते हैं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये वाली लायबिलिटीज कंपोजिंग एरर में इधर लिख लीजिए, करंट लायबिलिटीज। ओके दोस्तों, आगे सुनिए। नंबर 20, a company has recorded following transaction during the month of September। जी मेरे दोस्तों, हमने डेटर ढूंढ के देना है। ये देखिए डेटर बैलेंस बीडी जितना है वो लिख दीजिए 50,000। सेल्स 40,000 की है, 40% कैश सेल्स हैं, तो क्रेडिट सेल के लिए डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 60%, कितना बना 24,000। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऑफ क्रेडिट सेल बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट 8,000। डिसऑनर्ड चेक में डेटर डेबिट बैंक क्रेडिट 2,000। रिटर्न इनवर्ड डेबिट डेटर क्रेडिट कितना 1200। कॉन्ट्रा में क्रेडिटर डेबिट है, डेटर क्रेडिट है, कितना 800। रिफंड टू कस्टमर में डेटर डेबिट है, कैश क्रेडिट है 80। टोटल कीजिए डेबिट साइड 76,080। इधर भी 76,080। बैलेंस सीडी होगा 66,080। कौन सा ऑप्शन है? डेल्टा। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग amounts from books of prime entry to ledger is called posting। जी मेरे दोस्तों, a company sold goods having list price of 40,000 on 10% trade discount। तो फिर ये है लिस्ट प्राइस, ये है ट्रेड डिस्काउंट, कितना 4,000। तो फिर ग्रॉस वैल्यू होगी कितनी 36,000 की। कैश सेल्स आर 30% एंड रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड ऑन 30 days क्रेडिट। कहते हैं ये जो सेल की है इनमें से कैश सेल्स कितनी है 30%। अब वो 40,000 का 30% नहीं है, वो तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 36,000 है। अब इसका कितने परसेंट हो गया 30% कितना बना 10,800। एंड रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड ऑन 30 days क्रेडिट। कंपनी रिसीव्ड अ चेक ऑफ 25,500 फ्रॉम द डेटर्स। What amount will be written as a balance carried forward for debtor। ये लीजिए डेटर का अकाउंट बनाता हूं, बीडी नहीं है, छोड़ दीजिए। ये है टोटल सेल्स, ये है कैश सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स कितनी होंगी? वो होंगी 36,000 माइनस 10,800, कितना बना 25,200। डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 25,200। चेक रिसीव किया है तो बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट 25,500। व्हाट अमाउंट विल बी रिटन एज अ बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। यहां बैलेंस सीडी आएगा, इधर नहीं आएगा। बैलेंस सीडी इधर आएगा, कितने का आएगा 300 का। इसे कहते हैं एबनॉर्मल क्लोजिंग बैलेंस। कहां लिखूंगा? ये लेफ्ट साइड होती है, ये राइट साइड होती है। लेफ्ट साइड पे लिखूंगा 300 लिखूंगा और ये क्रेडिट क्लोजिंग होगा। ये देखें ऑन लेफ्ट साइड एंड क्रेडिट क्लोजिंग 300। अच्छा एमसीक्यू बनाया था हमने अल्लाह के फजल से। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर बोलिए 23। जी बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इंक्लूड्स फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये मैंने बुक की रीडिंग के वक्त आपको बताया था।
ऑल्दो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की कैलकुलेशन FAR 1 में है, इंट्रो में नहीं है। जी मेरे दोस्तों, नंबर 24। सर इसमें 23 में ये ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट इस वजह से नहीं है कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऐड है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऐड नहीं है, ठीक है, क्लियर है, ये बुक से ही लिया हुआ है हमने। MCQ नंबर 24 सुनिएगा बेटा। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, अब ये ओपनिंग बैलेंस है, हमें क्या मांगना है, क्रेडिटर का क्लोजिंग देना है। ये लीजिए क्रेडिटर आ गया, बैलेंस BD होगा 20,000, क्रेडिट परचेजेस 40,000 है इंक्लूडिंग रिजेक्टेड गुड्स, और हमने बताया था रिजेक्टेड गुड्स रिकॉर्ड नहीं होती तो परचेजेस बुक होंगी 38,000 पे। कैश परचेज का क्रेडिटर से कोई ताल्लुक नहीं है, पेमेंट दी है तो क्रेडिटर डेबिट हुआ है, बैंक क्रेडिट हुआ है कितने से, 4,000 से। नेटिंग ऑफ की है तो क्रेडिटर डेबिट होगा और डेटर क्रेडिट होगा 500 से। अलाउंस फ्रॉम क्रेडिटर, ये हमें इनकम मिली है, क्रेडिटर डेबिट होगा और अलाउंस इनकम क्रेडिट होगी 900 से। रिफंड रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर, रिसीव हो रहा है तो कैश डेबिट होगा, क्रेडिटर क्रेडिट होगा 900 से, नहीं 350 से। जी मेरे दोस्तों करें जी टोटल 58,350 है, और यहाँ बैलेंस CD कितना आएगा, 52,950। कौन सा ऑप्शन, C चार्ली। याद रहेगी बात, 58,350। जी बच्चों MCQ नंबर 25 ध्यान से सुने। MCQ नंबर 25, 24 हो गया सर सिर्फ ये 24 जी, 24 हो गया, 25 पे आ जाए। क्रेडिट सेल 50,000 with the offer of 2.5% cash discount. Customer paid net amount and availed the discount. Credit notes issued during September were 10,000, cash sales 30,000, credit purchases 20,000 with a prompt payment discount offer of 5%, and business received the above discount with the settlement of creditor balance. Credit note received were 1,000, cash purchases 12,000. Calculate gross profit for the month of सितंबर। पहले तो फॉर्मेट बना लेते हैं, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग स्टॉक होगा, एड परचेजेस होंगी, लेस परचेज रिटर्न भी हो सकती है, और लेस डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो सकता है, और ऊपर जो सेल्स है इसमें सेल्स लेस सेल्स रिटर्न भी हो सकती है, और इसमें डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है। क्या बनेगा, नेट सेल्स। अब चलते हैं, क्रेडिट सेल्स की हैं आपने 50,000, तो इसका मतलब डेटर डेबिट किया, सेल्स को क्रेडिट किया 50,000 से। कस्टमर ने डिस्काउंट अवेल कर लिया, इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगी और डेटर क्रेडिट हो जाएगा। 50,000 का 2.5% कितना बना, चेक करें। पहले ये बताएं, सेल्स रिटर्न भी है, चलें अभी आता हूँ। सेल्स रिटर्न को डेबिट करता हूँ और डेटर को क्रेडिट करूँगा। कितने की सेल्स रिटर्न की, क्रेडिट नोट इशूड सेल्स रिटर्न के लिए होते हैं वो 10,000 की है, ठीक है। इसका मतलब है मेरे पास जो डेटर्स बने हैं वो बने हैं डेटर के लिए
डेटर डेबिट 50,000 से हुए हैं और डेटर क्रेडिट 10,000 से हुए हैं। बैलेंस सीडी कितना? 40,000। कितना? 40,000। अब इस पर मैंने डिस्काउंट अलाउड करनी है 40,000 का 2.5%। जी जी 1,000 रुपये। अब बेटा 1,000 डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करूंगा और दूसरी तरफ जब इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा तो सेल्स को डेबिट कर दूंगा, यानी ये फिगर सेल्स में से लेस करूंगा। अब क्रेडिट सेल्स थी 50,000, कैश सेल्स थी 30,000, तो टोटल सेल्स हो गई 80,000। 50,000 जमा 30,000। ओके, सेल्स रिटर्न मैंने कितनी की है? सेल्स रिटर्न मैंने 10,000 की है। जी डिस्काउंट अलाउड मैंने कितनी दी है? 1,000, वो भी लेस कर दीजिए। नेट सेल्स कितनी बनी? 69,000। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है, इनको नील कर दूंगा। अब मैं परचेजेस देखूंगा। क्रेडिट परचेजेस मैंने की हैं 20,000 की, 5% डिस्काउंट ऑफर थी और मैंने अवेल कर ली है। क्रेडिट नोट रिसीव्ड का मतलब ये मेरी परचेज रिटर्न है और कैश परचेज 12,000 है। यहाँ मैं परचेजेस के लिए चलता हूँ। परचेज को डेबिट करूँगा, क्रेडिटर को क्रेडिट करूँगा। मैंने कितने की परचेज की क्रेडिट पे? 20,000 की। कितने की? 20,000 की। मैंने परचेज रिटर्न की है तो क्रेडिटर को डेबिट करूंगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट करूंगा। कितने की? जी 1,000 की, क्योंकि क्रेडिट नोट रिसीव्ड आ रहे हैं। मैंने कैश परचेज की है तो परचेज को डेबिट कर दूंगा और कैश को क्रेडिट कर दूंगा। कितने से? 12,000 से। यहां पर भी लिख लीजिएगा, मैंने कैश को डेबिट किया है, सेल्स को क्रेडिट किया है। कितने से? 30,000 से। अब बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए अगर मैं देखूंगा तो क्रेडिटर को डेबिट करूंगा और डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करूंगा। कैसे करूंगा जरा देखिएगा। मैं क्रेडिटर का अकाउंट बनाऊंगा, क्रेडिटर को क्रेडिट करूंगा 20,000 से। 1,000 की रिटर्न हो गई है तो बैलेंस जिस पे मैंने कैलकुलेशन करनी है वो 19,000 है। अब इस 19,000 पर मुझे डिस्काउंट रिसीव होगी तो मैं 19,000 का 5% लगाऊंगा, ये बनेगा 950। अब जरा देखें, जब मैं परचेजेस लिखूंगा तो 20,000 की ये हैं और 12,000 की कैश पे हैं, तो टोटल हो जाएंगी 32,000। 20,000 जमा 12,000। परचेज रिटर्न ये देखिए 1,000 की है, ये मैं लेस कर दूंगा। डिस्काउंट रिसीव्ड मेरा 950 का है, मैं ये भी लेस कर दूंगा और क्लोजिंग स्टॉक नील है। इस बॉक्स को सॉल्व कर दीजिए प्लीज। 30,050 माइनस कीजिए 38,950। राइट ऑप्शन इज एल्फा। मेरा छोटू बता रहा है, मेरा असिस्टेंट बता रहा है कि पूरे बैचेस जितने भी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, किसी का ये आंसर ठीक नहीं है। अब आप खुद सोच लें कि इस तरह के क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लगता होगा, फिर इन्हें सॉल्व करने में कितना टाइम लगता होगा, फिर इन्हें डिस्कस करने में कितना टाइम लग रहा है, फिर आपको इन्हें देखने में कितना टाइम लगेगा। तो आपने अपना कमिटमेंट लेवल बढ़ाना है, प्रैक्टिस का लेवल बढ़ाना है, मोबाइल यूज़ मिनिमाइज़ करना है, नींद कंट्रोल करनी है, सोशल लाइफ थोड़ी सी बैलेंस करनी है ताकि सीए पहली अटेम्प्ट में हो सके। एमसीक्यू नंबर 26।
जी बच्चों, क्रेडिटर का अकाउंट बनाया था, ये बीडी थी, ये परचेजेस, ये कैश पे किया, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। फॉलोइंग एंट्री विल अपीयर इन क्रेडिटर अकाउंट टू कंप्लीट द लेजर। देखिए बेटा, जब कभी लिखा हुआ हो ना टू कंप्लीट द लेजर, या दूसरे लफ्ज में आपने कहना है फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर। क्या कहना है? फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर। यहां हमसे थोड़ी सी एम्बिग्यूटी रह गई है। आमतौर पे जब ये क्लोज होगा, तो वो बैलेंस सीडी होगा और उसकी एंट्री नहीं होगी। या तो हम इसको ये अज्यूम करें, अज्यूमिंग नील क्लोजिंग बैलेंस। सही कर लीजिए जरा प्लीज एमसीक्यू को, अज्यूमिंग नील क्लोजिंग बैलेंस। अदरवाइज अगर ऐसे ही कहेंगे तो फिर क्लोजिंग बैलेंस आएगा, एंट्री नहीं आएगी। तो इस एमसीक्यू में प्लीज अज्यूम कर लें, थोड़ी सी एम्बिग्यूटी रह गई कि अज्यूम करना है कि क्लोजिंग बैलेंस नील है। अब जरा देखें, ये 28,000 है और ये 28,300 है। इसका मतलब 300 इधर आएगा, 300 इधर आएगा। जब 300 इधर आएगा तो याद करें, जब कभी हम रिसीव करते हैं रिफंड क्रेडिटर से तो बैंक को या कैश को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो ये कैश रिफंड रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर आना था, बैंक डेबिट होना है और क्रेडिटर ने क्रेडिट होना है 300 रुपए से। दिस वाज एमसीक्यू नंबर 26। आगे मूव करते हैं, एमसीक्यू नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकोरेक्ट? गलत ढूंढना था भाई। क्रेडिट सेल्स डे बुक में, कैश फ्रॉम डेटर कैश बुक में, रिटर्न ऑफ फर्नीचर बॉट ऑन क्रेडिट, ये रिटर्न आउटपुट जर्नल में नहीं आएगा, ये जनरल जर्नल में जाना था, तो ये गलत है। डेटर्स बैलेंस सेटल्ड विद क्रेडिटर, ये जर्नल या जनरल जर्नल की आइटम है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो चार्ली वाज द रॉन्ग वन। एमसीक्यू नंबर 28, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब जरा गौर से सुनिएगा, ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस एड वेजेस एड कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में जीपी ऐड कर दूंगा तो क्या बनेगा? सेल्स बनेगा, क्योंकि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस हो तो जीपी आता है। तो थोड़ा सा हमने आपको घुमाने की कोशिश की। आगे मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 29 पर। कैपिटल ओपनिंग है, कैपिटल क्लोजिंग है, ड्राइंग्स हैं, कार ब्रॉट इनटू बिजनेस बाय ऑनर है तो कार डेबिट होगी, कैपिटल क्रेडिट होगा। अगर मैं यहां कैपिटल का अकाउंट बनाऊं तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। बीडी कितना होगा? 16,000। सीडी कितना होगा? 27,000। ड्राइंग्स कितनी है? 6,000। और यहां कार डेबिट कैपिटल क्रेडिट कितना है? 9,000। अब ये कितना बना? 33,000। इधर भी 33,000। बताएं जी प्रॉफिट कितना करूं? जी 8,000, क्योंकि 16, 9, 25, 8,000 आएगा। राइट ऑप्शन इज सी। नंबर 30, सीक्वेंस ऑफ राइटिंग करंट एसेट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्लास में बताता रहता हूं, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और उसके बाद सबसे छोटा कैश, पेटी कैश। राइट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 31। ड्यूरिंग द ईयर 8,000 was paid to the electricity company. At the beginning of the year 1,500 was owed and at the end of the year 1,000 was owed. What is the charge? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे?
इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ओपनिंग पेएबल कितना है 1500 और क्लोजिंग पेएबल कितना है 1000। ठीक है बेटा, पे कितना किया है 8000, ये डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। पीएनएल में कितना लेकर जाएंगे, ये 9000 है, 1500 माइनस कर दे 7500। ऑप्शन चार्ली सी ऑप्शन। आगे चलें बच्चों, एमसीक्यू नंबर 32। ड्यूरिंग द ईयर 15000 रेंट वाज रिसीव्ड। तो अगर रेंटल इनकम का अकाउंट बनाऊं तो कैश डेबिट हुआ है, रेंटल इनकम क्रेडिट हुई है 15000 से। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द टेनेंट ओव्ड 3000। अगर उसने देने हैं तो हमारा ये रसीवेबल है 3000 से। एट द एंड ऑफ द ईयर टेनेंट ओव्ड 1500, तो बैलेंस सीडी कितना है 1500। व्हाट इज द रेंट रिसीव्ड फिगर? वेरी सिंपल, नो भाई, ड्यूरिंग द ईयर 15000 रेंट वाज रिसीव्ड, नहीं, रेंट रिसीव्ड फिगर नहीं देनी है, रेंट इनकम फिगर लिखनी है यहां, रेंट इनकम फिगर। क्योंकि रेंट तो हमने रिसीव किया 15000 का, ओपनिंग पर हमने लेना है 3000, क्लोजिंग पर हमने लेना है 1500, तो हमने पीएनएल बताना था बच्चों। माजरत यहाँ वर्ड गलत यूज हुआ, आप काइंडली ठीक कर लीजिए। 15000 जमा 1500 16500, 3000 माइनस करें, बाकी बचा 13500। तो हमने व्हाट इज द रेंटल इनकम फिगर देनी है जो इनकम स्टेटमेंट में आएगी, और वो है 13500। ये है एमसीक्यू नंबर 32। आगे चलें। इन सितंबर 2006 असलम पेड रेंट 7800 फॉर 4 months फ्रॉम 1/10/2006। 1/10/6 से मैंने 4 महीनों के पैसे दिए हैं। तो कब तक के दिए हैं? 31/1/7 के, फिर 4 महीने बनेंगे। What should be reported on Aslam's statement of financial position on 10/11/6? यहां कहीं आएगा 30/11/6। कितने महीने के आगे पैसे दे दिए? दिसंबर और जनवरी के 2 महीनों के मैंने दिए हैं 7800, हैं ये 4 महीनों के। 2 महीनों के लिए मैंने प्रीपेड दे दिया, कितना बना 3900। तो प्री पेमेंट आएगी 3900 की। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी इनकम स्टेटमेंट वाली जो रिपोर्टिंग डेट है उससे अगले 2 महीने जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का पार्ट है उनकी भी पेमेंट कर दी। तो सर्विस नहीं ली, पैसे दे दिए, तो ये प्री पेमेंट कहलाएगी। एमसीक्यू नंबर 34। इन द ईयर 30/11/6 नवीद पेड 1765 फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का अकाउंट बनाऊंगा तो इलेक्ट्रिसिटी डेबिट हो जाएगी, यानी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट 1765 से। 1/12/2005, 1/12/2005, तो इसका मतलब ये ओपनिंग है 30/11/6, तो ये क्लोजिंग है। अब ओपनिंग कितना है 264 और 30/11/6 जो मेरा क्लोजिंग है उसमें अक्रूवल कितना है 312, तो इसका मतलब क्लोजिंग पेएबल है 312 का। चार्ज बताना है यानी पीएनएल बताना है, टोटल कर दे 2077 2077 जी। पीएनएल 1813, बीटा वाज द राइट वन। आगे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 36। बैड एंड डाउटफुल डेट से फिगर ली गई है, थोड़ा सा अबव कर दीजिए। अच्छा ये है,
When the business closed its ledger account on 13/4/7, its wages expense account had a debit balance of 87,963. Business also had to make an accrual of 12,68 for outstanding wages. What is the opening credit balance for wages at 1/5/2007? यहाँ पर कुछ ठीक कर दीजिए। जी बच्चों, when the business closed its ledger account on 31/4/2007, its wages expense account had a debit balance of 87,963। यानी पिछले महीने जब क्लोज किया तो डेबिट बैलेंस का मतलब प्रीपेड एक्सपेंस था। बिजनेस आल्सो हैड टू मेक एन अक्रूवल ऑफ 12,68 फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस। What is the opening credit balance for wages? कौन सा? ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, यानी प्रीपेड क्लोजिंग भी है, प्रीपेड क्लोजिंग भी है और पेएबल क्लोजिंग भी है, और वो अगले दिन कह रहा है कि बताओ क्रेडिट बैलेंस इस डेट पे क्या होगा। तो भाई जो क्रेडिट क्लोजिंग है कल सुबह वही क्रेडिट ओपनिंग बनेगा। तो राइट ऑप्शन इज 12/68, क्योंकि जो क्लोजिंग होगा कल सुबह वही ओपनिंग बनेगा। उसने कौन सा पूछा है? क्रेडिट वाला बैलेंस, तो ये क्रेडिट क्लोजिंग है, कल सुबह यही क्रेडिट ओपनिंग बनेगा। एमसीक्यू नंबर 36, अलाउंस में बैलेंस कितना है? 1,111। कितना? ये है बैलेंस बीडी। एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 8,000। तो ये क्या है? बैड डेट डेबिट हो जाएगा और डेटर क्रेडिट हो जाएगा। एंड एडजस्ट अलाउंस फॉर रिसीवेबल टू 18,000। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस डिसीजन ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर? जी बच्चों, व्हाट विल बी द इफेक्ट? बड़ी आसान सी बात है, पहले अलाउंस बना लेते हैं। अलाउंस का बीडी बताएं। जी 15,000, और हम सीडी कितना लेना चाह रहे हैं? 18,000। इंक्रीज कितनी आई? 3,000। कहाँ जाएगा? बैड डेट में। अब क्या बनाएंगे? बैड डेट। बैड डेट डेबिट हुआ, वो देखें लास्ट में। बैड डेट डेबिट हुआ, डेटर क्रेडिट हुआ 8,000 से। फिर बैड डेट डेबिट हुआ 3,000 से, अलाउंस क्रेडिट हुआ। बैलेंस सीडी यानी पीएनएल में कितनी फिगर जाएगी? 11,000। जब ये पीएनएल को जाकर डेबिट करेगा, जब ये पीएनएल को डेबिट करेगा तो इसका मतलब ये प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा कितने से? 11,000 से। नंबर 37, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अलाउंस फॉर रिसीवेबल वाज 1,000। अलाउंस कितना है? 1,000। At the end of the year, when receivable were 18,500, a specific allowance was made for the Ali's debt of 500 and for 80% of Aslam's debt 1,000। अब यहाँ पर वर्किंग करते हैं क्लासिफिकेशन, बैलेंस, रेट, अमाउंट। जी बच्चों, हमारा बैलेंस टोटल आ रहा है 18,500। इनमें गुड कोई नहीं है, स्पेसिफिक में अली का बैलेंस 500 है, रेट नहीं है तो 100% है, 500 बनेगा। और फिर अली के बाद दूसरा कौन है? असलम है, उसका बैलेंस 1,000 है, 100% है, इधर भी 1,000 आएगा। जी 80% ऑफ असलम्स डेट, इसका मतलब असलम पे रेट जो है वो 80% है। 1,000 का 80% ले लें, 800 आ जाएगा।
अब 18,500 में से 1,500 गए, बाकी बचे 17,000। 18,500 में से 1,500 गए तो 17,000 बचे। मेरा चिंटू जो है, मेरा बबलू थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। 17,000 का 2% ले दो बबलू, 340। 1,300 और 340 टोटल हो गए 1640, तो बैलेंस सीडी आ गया 1640। 640 इधर आया, इधर कौन होगा? बैड डेड होंगे। अब बैड डेड पर आ जाए, कोई बैड डेड है जी? बैड डेड नहीं है। अब आ जाए, व्हाट वाज द क्लोजिंग बैलेंस ऑन द अलाउंस फॉर रिसीवेबल? वो क्या पूछ रहा है? क्लोजिंग बैलेंस। और अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? 1640। और अगर वो पीएनएल पूछता तो फिर हम बैड डेट का भी लेजर बनाते, ऑप्शन बीटा। 37 के बाद 38। Ali allows for potential irrecoverable debt on the basis of the length of time the debt has been outstanding. The age receivable analysis of 30/9/2003 and the allowance required are 56,800 का 1%, 568, 37,700 का 20%, 75, 14,900 का 75%, 11,000। तीनों को जमा कर दें, 19,283। 1 अक्टूबर 2002 और ये है 30/9/2003। तो ओपनिंग अलाउंस कितना था? बैलेंस बीडी कितना था? 18,765। बैलेंस सीडी 19,283। जी भाई, बैड डेट बताएं। 518 की इंक्रीज आई है। पूछ क्या रहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिपोर्टेड इन अलीज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर? अब कोई बैड डेट नहीं है, सिर्फ इसकी वजह से बैड डेट डेबिट हो रहा है। तो बैड डेट का लेजर बनाएंगे तो बैड डेट डेबिट होगा, अलाउंस क्रेडिट होगा 518 से, फिर यही फिगर पीएनएल में जाएगी 518। द राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट 39। अ डिक्रीज इन अलाउंस। डिक्रीज इन अलाउंस इसका मतलब एस्टीमेट में कमी आई। जब एस्टीमेट में कमी आएगी तो प्रॉफिट में इंक्रीज होगा, डी। जी बच्चों, 1 जुलाई 2010 अ कंपनी हैड एन अलाउंस फॉर रिसीवेबल ऑफ 83,000। ये क्या बना? बैलेंस बीडी। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 11 डेट्स टोटलिंग 1,46,000 वर रिटर्न ऑफ। बैड डेट डेबिट हुआ और डेटर क्रेडिट हुआ कितने से? 1,46,000 से। 30 जून को डिसाइड हुआ कि अलाउंस को क्या करना है? सीडी 2,18,000 पे लेकर जाना है। इसका मतलब अलाउंस का जो बीडी था वो 83,000 था और जो सीडी था जी वो 2,18,000 था। इंक्रीज आया 1,35,000 का, अलाउंस क्रेडिट होगा, बैड डेट डेबिट होगा। इसके बाद जब बैड डेट की कहानी आएगी तो बैड डेट कितने से राइट ऑफ हुआ? 1,46,000 से। बैड डेट डेबिट हुआ, डेटा क्रेडिट हुआ 1,46,000 से। फिर बैड डेट डेबिट हुआ, अलाउंस क्रेडिट हुआ 1,35,000 से। बैलेंस सीडी इधर आ रहा है 2,81,000 जो पीएनएल में जाएगा, जाके जीपी में से लेस होगा, डेल्टा। जी बच्चों, नेक्स्ट
नंबर 40 हमने कर लिया बच्चों। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनरिकॉर्डेड डिफरेंस when reconciling the balance on the cash book to the amount shown in the bank statement? Unrecorded difference का मतलब जो बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर चुका कैश बुक ने रिकॉर्ड नहीं किया। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर चुकी, हमने नहीं किया। बैंक इंटरेस्ट इनकम बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर चुकी, हमने नहीं किया। ऑनलाइन ट्रांसफर बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर चुकी, हमने नहीं किया। अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स का मतलब अनक्रेडिटेड चेक्स, ये अनरिकॉर्डेड डिफरेंस नहीं है, ये तो टाइमिंग डिफरेंस है जो बीआरएस में आकर लेस होता है। एमसीक्यू नंबर 42, जी बच्चों, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट है, इसका मतलब 38640 ब्रैकेट में बैलेंस एज पर कैश बुक ऐड होगा अनप्रेजेंट, लेस होगा अनक्रेडिट। अब बेटा देखें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ये आ गया, बैलेंस एज पर कैश बुक है 43650। जी मेरे दोस्तों, ये फिगर वो दे रहा है और क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द फाइनल कैश बुक बैलेंस व्हेन ऑल द अबव आइटम्स हैव बीन प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर। इसका मतलब ये जो फिगर है इस पे कहीं क्वेश्चन मार्क है। अनप्रेजेंटेड कितने हैं, 14260 हैं, अनक्रेडिटेड 19270 हैं। बताएं जी क्या वैल्यू आई है, आ जाए। a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू डी हम किया करते थे, a ढूंढना है, b 14260 है, c 19270 है और d माइनस 38640 है। a इक्वल टू माइनस 38640 है, प्लस 19270 है, माइनस 14260। a इज इक्वल टू जी 33630, माइनस का मतलब ओवरड्रान है। हमारी एडजस्टेड कैश बुक बता रही है कि ये ओवरड्रान है क्योंकि ए हमारा बैलेंस है एडजस्टेड कैश बुक में। एमसीक्यू नंबर 43, बैंक स्टेटमेंट कह रही है 715 ओवरड्रान है, बैंक चार्जेस 74 के हैं जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। देयर आर आल्सो अनप्रेजेंटेड चेक 824 के हैं एंड लॉजमेंट्स नॉट येट क्रेडिटेड 337 की हैं। इन एडिशन द बैंक इरोनसली include a dividend receipt of 25 belonging to another customer. What should be the bank overdraft in the statement of financial position? इसका मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक लेना है, कुछ ऐड करना है अनप्रेजेंटेड, लेस करना है अनक्रेडिटेड, पहुंचेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब ढूंढें जी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है, जी है कितना है 715 ओवरड्रान है। बैंक चार्जेस एडजस्टेड कैश बुक में आने थे, अनप्रेजेंटेड 824 इधर आएंगे और अनक्रेडिटेड 337 इधर आएंगे। और गलती से बैंक स्टेटमेंट ने डिविडेंड रसीद यानी पैसे ऐड किए हैं, तो जो ऐड किया है उसे हम भी ऐड करेंगे 25 से। अब देख लीजिए a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू डी। ए हमने ढूंढना है, 824 ऐड करें, 25 ऐड करें, 337 लेस करें, ये बराबर आएगा माइनस 715 के। a बराबर माइनस 715 जमा 337 माइनस 25 माइनस 824, आंसर आएगा बोलें जी माइनस
-1227 ऑप्शन डेल्टा। और माइनस इसके लिए उसने बैंक को भी खुद कह दिया। और यहां पर हमारा माइनस फिगर आया है, इसलिए बच्चों उसने क्या वर्ड यूज किया, वर्ड शुड बी द बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जब खुद बोल दिया तो माइनस नहीं लगाया, अगर ये वर्ड ना बोलता तो हम माइनस लगा देते। कौन सा था ये? 43। इधर से ही करते हैं क्योंकि इधर से फिगर सही नहीं आती। 44 कैश बुक का बैलेंस 5675 है, ओवरड्रॉन। It is subsequently discovered that a standing order 1 to 5 has been entered twice and a dishonored check of 450 has been debited in the cash book instead of credited. What is the correct balance? Correct balance बनाना है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो एडजस्टेड कैश बुक बनाऊंगा। ओवरड्रॉन है तो अनएडजस्टेड इधर से आएगा कितना, 5675 होगा। स्टैंडिंग ऑर्डर की पेमेंट क्रेडिट करनी थी, 2 दफा लिख दी, क्रेडिट साइड ओवर स्टेट हो गई, 125 इधर आ जाएगा। डिसऑनर्ड चेक से हमने कैश बुक को क्रेडिट करना था, उसने डेबिट कर दिया, तो यहां 900 से क्रेडिट करेंगे अपनी गलती को ठीक करने के लिए। अब जरा देख लें ये कितना बना, 6575, इसमें से 125 माइनस करें, 6450 ओडी बैलेंस है। ओडी बैलेंस का मतलब नेगेटिव बैलेंस है, 6450 ओवरड्रॉन डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 45। एक ऑर्गेनाइजेशन की कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस 485 क्रेडिट है, ड्यूरिंग द वीक द फॉलोइंग एंटर्ड। जी भाई कैश सेल्स हुई हैं तो प्लस होगा, रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर प्लस होगा, सप्लायर माइनस होगा, लेकिन डिस्काउंट करने के बाद इसका मतलब 1800 फिगर नहीं है। पहले 1800 का कितना परसेंट लूंगा, 5%, ये बनेगा 90। 1800 में से 90 गए, बाकी 1710 से मैं माइनस करूंगा, 1710 से माइनस करूंगा। डिसऑनर्ड चेक की वजह से कैश बुक क्रेडिट होगी, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। बताएं जी ये सारे डिसीजन लेने के बाद क्या आंसर बनेगा, 1405। कैसे, ये देखिए 485 इधर लिखूंगा, कैश सेल्स 1450 इधर लिखूंगा, जो 2400 आया है वो इधर लिखूंगा, 1710 की पेमेंट इधर लिखूंगा, और फिर डिसऑनर्ड चेक की वजह से 250 भी इधर लिखूंगा। जी बोलिए। ये 3850 आ गई है, ये भी 3850 है। जी भाई बैलेंस सीडी बोले जी, 1405 डेबिट है, यानी क्रेडिट से शुरू हुआ है और डेबिट क्लोजिंग पे एंड हुआ बीटा। एमसीक्यू नंबर बोलिए भाई 46। द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज to identify causes of difference between cash book balance and bank statement balance। जी बच्चों नेक्स्ट 47। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि ब्रांच या जो हमारी बैंक स्टेटमेंट वाले हैं वो इसे तैयार नहीं करते। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ कैश बुक नहीं होता, पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट नहीं होता, सब डिवीजन ऑफ डे बुक नहीं होता, ये एक सेपरेट बैंक स्टेटमेंट होती है। चार्ली नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अफेक्ट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बीआरएस में कैंसल्ड चेक नहीं आते, कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं। पोस्ट डेटेड चेक कैश बुक में रिवर्स होते हैं। टाइम बार्ड चेक कैश बुक में रिवर्स होते हैं। इसका मतलब इनमें से कोई भी आइटम ऐसी नहीं है जो बीआरएस को हिट करे। ऑल ऑफ द अबव विल नॉट अफेक्ट बीआरएस। नंबर 50 इन द लास्ट नॉट द लीस्ट, अ कंपनी हैड अ रिसीट ऑफ दिस एंड करेक्टली
prepared its bank deposit slip for this। लेकिन जब वो रिकॉर्ड करने लगा कैश बुक में तो उसने ये रिकॉर्ड कर लिया, इतने पैसे आए थे, इतने पैसे रिकॉर्ड कर लिए, डेबिट साइड ओवर स्टेड हो गई कितने से? 9,000 से। क्या कह रहा है? हाउ इज द डिफरेंस ऑफ 9,000 हैंडेड ऑन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? कैश बुक की क्रेडिट साइड पे 9,000 लिखेंगे, क्योंकि डेबिट साइड ओवर स्टेट हो तो उसको क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है। मेरे बच्चों, अल्लाह ने हिम्मत दी, आपसे वादा था कि आज इसको मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा, सारा टर्म टेस्ट रिवाइज़ कीजिए ताकि आपको अपनी गलतियाँ पता चले। इंशाल्लाह क्लास में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।